तो दोस्तों आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसको कंडीशनल्स बोला जाता है या उसको बोला जाता है लॉजिकल फॉर्मूलाज बोला जाता है। कारण उसका यह है, लॉजिक का मतलब होता है हिंदी में तर्क, और तर्क को ही हम शर्त या अलग अलग नामों से जानते हैं। कहने का मतलब है कि बिना तर्क के यदि कोई काम किया जाए और तर्क के साथ कोई काम किया जाए, जैसे पीछे जब हम सेल हमने निकाली थी और वहां पे हम सेल जोड़ रहे थे इस वाली एक्सरसाइज में, तो हम यहां पे कह रहे थे कि सारी की सारी सेल्स को एक साथ आप जोड़ दीजिए। लेकिन क्या हो यदि हम ये कहें कि केवल 50,000 से ऊपर वाली सेल्स को आप जोड़िए, या केवल 35,000 से नीचे वाली सेल्स को जोड़िए। ये शर्त हो गई। हम शर्त के हिसाब से, मतलब हम एक पैरामीटर दे रहे हैं, हमारी एक स्पेसिफिक कंडीशन है और हम उसके हिसाब से इन अंकों को जोड़ना चाह रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम इसी लॉजिक को आप लोगों से इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो मेन फंक्शन है जो हम आपसे बात करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे, वो मेन फंक्शंस हैं काउंट इफ, सम इफ और एवरेज इफ। और हम इन तीनों फॉर्मूले को यूज करना बड़ी अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले चलिए हम देखते हैं कि आखिर हम किस डेटा सेट के साथ काम करने जा रहे हैं। और मेरा ये आप सभी को परामर्श है कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई काम करें तो आपको सबसे पहले इस बात का ऑब्जर्वेशन करना है कि आपको जो डेटा मिला है वो कह क्या रहा है या वो किस बारे में है। तो आप यहां पे फॉर्मूला लगाने से पहले आपका ध्यान इस डेटा की तरफ आना चाहिए और पहले ये प्रश्न उठने चाहिए कि इस डेटा में क्या जानकारियां हमको मिली हुई हैं और इनमें से हम कौन सी जानकारियां निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्सेल पढ़ने के लिए अभी तक हमने जो कुछ आपको बताया वो तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं और वो लगभग सबको आती भी हैं। लेकिन एक्सेल का जो मेन उद्देश्य होता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। और चूंकि लॉजिक की बात आई है तो यहाँ पे थोड़ा सा शायद ये आपको और अच्छे से समझने में काम आए। तो आपको यहाँ पे एक चीज देखनी है कि जब भी आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आप डेटा एनालिसिस का काम कर रहे होंगे। और डेटा एनालिसिस का काम जो होता है ना, वो होता है रॉ डेटा से, मतलब जो डेटा आपको मिल रहा है उससे नॉलेज तक पहुंचना। रॉ डेटा से आप इंफॉर्मेशन निकालेंगे, इंफॉर्मेशन से नॉलेज निकालेंगे, नॉलेज से डिसीजन मेकिंग होगी। लेकिन हमारा काम होता है यहां से यहां तक पहुंचना। लो लेवल पे हम भले डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो डेटा इसीलिए कलेक्ट किया जाता है कि सीनियर लेवल का मैनेजमेंट उस डेटा के बेसिस पे कुछ डिसीजन ले सके। तो जब भी आप एक्सेल में काम करेंगे हमेशा इस बात पे ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा किए हुए काम को यूज करके कोई आपका सीनियर बंदा उसको यूटिलाइज करना चाहेगा या उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन लेना चाहेगा, ठीक है। तो यहां पे हम आते हैं फिर से दोबारा से लौट के, सबसे पहले इस डेटा सेट को देखते हैं। तो यहां पे एक प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट दी हुई है। तो यहां पे कुछ प्रोडक्ट हैं जो इन कीमतों में बिके या ये कीमत कुछ कस्टमर्स को बताई गई कि फला प्रोडक्ट का ये प्राइस है, फला प्रोडक्ट का ये प्राइस है। तो यहां पे देखिए क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है। यहां पे हमें कस्टमर आईडी मिली हुई है, उनकी सिटी मिली हुई है, मतलब वो कस्टमर किस सिटी से आते हैं। मोबाइल दिए हुए हैं, चूंकि यहाँ पे मोबाइल की प्राइस के बारे में बात हो रही है तो अलग अलग ब्रांड के मोबाइल दिए हुए हैं। मॉडल नेम नहीं दिया हुआ है, ये रैंडम डेटा बनाया गया है आप लोग की एक्सरसाइज के लिए। तो ये मोबाइल के ब्रांड्स दिए हुए हैं और ये उनके प्राइस दिए हुए हैं। ये सारा का सारा डेटा डमी है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि एप्पल का या और किसी ब्रांड के कौन से फोन है, ये उनसे कोई मतलब नहीं है। ये एक डमी डेटा है, ठीक है, जो कि केवल प्रैक्टिस के पर्पज से यूज किया गया है। तो यहां पे हमको ये पता चल रहा है कि इस टेबल में हमको कुछ कस्टमर हैं जो कुछ पर्टिकुलर शहर में रहने वाले हैं और वो कुछ फोन खरीदना चाह रहे हैं या वो कुछ फोन खरीद रहे हैं, और उन फोन के प्राइस की एक इंफॉर्मेशन हमको यहां पे प्रदान की गई है। अब इस दी हुई टेबल में से हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, एक डेटा एनालिस्ट के रूप में, एक डेटा एनालिस्ट के रूप में या एक एक्सेल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आपका सबसे पहला काम यही है कि आप पता करें कि आखिर इससे हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे और यहां पे हम जो फंक्शन की बात कर रहे हैं, पहला फंक्शन है काउंट इफ। पीछे हमने काउंट के बारे में पढ़ा और काउंट का काम क्या था? काउंट का काम था अंकों को गिनना। ध्यान रखिएगा, काउंट फंक्शन आप तभी यूज कर सकते हैं जब आप अंकों को गिन रहे हो। यदि आप किसी टेक्स्ट को गिनना चाहेंगे, जैसे मैं यहां पे आपको करके दिखाता हूं,
इक्वल टू, मैंने यहां पे लिखा काउंट, सॉरी, इक्वल टू, और मैंने यहां पे लिखा काउंट। काउंट लिखने के बाद मैं यहां पे आया और मैंने अंकों को सेलेक्ट किया, और मैंने अंकों को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर प्रेस किया, तो यहां पे काउंट आ गया 30 है। लेकिन यदि मैं यहीं पे ये करने की बजाय मैं यदि यहीं पे लिखता काउंट, ब्रैकेट ओपन करता, और मैं इस फोन को सेलेक्ट करता और फिर ब्रैकेट क्लोज करता, तो यहां पे हमें 0 आंसर मिलता। क्यों? क्योंकि काउंट फंक्शन केवल अंकों को ही काउंट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि शायद पीछे मैं बताना भूल गया हूं या दिमाग से निकल गया हो। और तो यहां पे उसी काउंट फंक्शन को हम आगे एक्सपेंड कर रहे हैं, या आप ऐसे समझिए कि उसी काउंट फंक्शन का आगे का फंक्शन हम आपको बता रहे हैं। तो काउंट की मदद से जहां पे हम अंकों को गिनते थे, काउंट इफ की मदद से हम कंडीशन के हिसाब से किसी भी चीज को गिन सकते हैं। कहने का मतलब है, पीछे यदि हम गिन रहे थे कि टोटल कितनी सेल हुई, यहां पे भी हमने गिना तो यहां पे अभी आया कि टोटल 30 सेल हुई, या 30 लोग, 30 कस्टमर्स का ये डेटा है। लेकिन यदि हम ये गिनना चाहें कि चित्रकूट में कितनी सेल हुई, या चित्रकूट में कितने फोन बिके, या चित्रकूट के कितने कस्टमर हैं, तो उस केस में हमें काउंट इफ फंक्शन लगाना पड़ेगा। काउंट इफ फंक्शन लगाने के लिए आप इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे। इक्वल टू बटन प्रेस करने के बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ। बाकी की चीजें वही है, आपको फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, टैब बटन प्रेस करनी है, और टैब बटन प्रेस करने के बाद आपको उसके अंदर के पैरामीटर्स को समझना है। यहां पे मैं थोड़ा सा इसका साइज जूम कर लेता हूं, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से चीजें दिखाई दें। यहां से आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको जूम कर लिया सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपरली। अब इधर आइए, यहां पे हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, और यहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं काउंट इफ। जब आप काउंट इफ का फॉर्मूला लगा के टैब बटन प्रेस करोगे, तो आपको यहां पे 2 पैरामीटर दिख रहे होंगे। सभी फॉर्मूले के अंदर, सभी फंक्शंस के अंदर आपको पैरामीटर्स मिलते हैं, तो यहां पे भी पैरामीटर्स मिलेंगे। यहां पे जो 2 पैरामीटर मिल रहे हैं, वो पहला पैरामीटर है रेंज, और दूसरा पैरामीटर है क्राइटेरिया। तो रेंज क्या है और क्राइटेरिया क्या है? तो काउंट इफ के केस में रेंज जो है वो रेंज होती है जहां पर जाके आप अपनी कंडीशन को, या जो शर्त आप लगा रहे हैं, जिसके लिए आप डेटा निकाल रहे हैं, आप उसको सर्च करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, प्रयागराज का निकालना चाह रहे हो कि प्रयागराज में कुल कितने फोन बिके, या प्रयागराज में कितने कस्टमर ने फोन की इंक्वायरी की। तो उस केस में ये प्रयागराज आपको कहां मिलेगा? प्रयागराज आपको आपकी टेबल में मिलेगा, और किस कॉलम में मिलेगा? आपको ये मिलेगा सिटी कॉलम में। यहां से आके आप इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हो, ब्रैकेट से इसको क्लोज कर सकते हो, और इसके बाद आप इंटर प्रेस कर सकते हो। ओ माई गॉड, व्हाट हैपेंड? यहां पे हमने एक गलती कर दी। यहां पे हमने गलती क्या कर दी कि अभी हमने केवल एक ही पैरामीटर दिया है, दूसरा पैरामीटर नहीं रखा। इस वजह से ये हमें एरर इसने दे दी। तो हमें क्या करना है, हमने रेंज तो दे दिया, लेकिन अब हमें ये बताना है उसको कि भैया सर्च क्या करोगे। हमने क्या किया, हमसे गलती ये हुई कि हमने केवल उसको ये तो बताया कि भैया क्या सर्च करो। हमसे गलती ये हुई कि हमने उसको ये तो बताया कि हमको कहां सर्च करना है, लेकिन हमने अभी तक उसको ये नहीं बताया कि क्या सर्च करना है। इसलिए इसने हमको एरर दे दी। तो हमें फिर से यहां पे ब्रैकेट में हटा देता हूं, और यहां पे अब मैं रेंज के बाद, अभी देखिए रेंज बोल्ड है, इसका मतलब अभी मैं रेंज वाली पोजीशन में बैठा हूं, और क्राइटेरिया में कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा है। इसका मतलब क्राइटेरिया भी मैंडेटरी है। यहां पे आप कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद अब आप अपने क्राइटेरिया को सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है आपका प्रयागराज, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला खुला होने की वजह से ये सेल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अदरवाइज ये यहां पे ऊपर प्रयागराज लिखा हुआ है, जो कि किस सेल में है? H4 में है। अभी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। आपने ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर प्रेस किया, तो यहां पे तुरंत निकल के आ गया कि आपके प्रयागराज में 7 कस्टमर जो हैं वो आए। ठीक है,
इसके बाद अब इसी फॉर्मूले को मुझे चित्रकूट के लिए निकालना है, इसी को लखनऊ के लिए, इसी को कानपुर के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसी फॉर्मूले को यहां से कॉपी करके इन तीनों जगह पे पेस्ट कर सकता हूं। लेकिन जब मैंने पेस्ट किया तो क्या हुआ, यहां पे जीरो आ रहा है। ये जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे हमने चीजों को, अपने एरिया को फ्रीज नहीं किया था। चलिए हम चेक करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो ये चेक करने का जो तरीका होता है किसी भी फॉर्मूले को चेक करने का, आप उसमें सेल में जाके डबल क्लिक करते हैं तो आपको जो सेलेक्टेड एरिया है वो दिख जाता है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपका रेंज सेलेक्टेड आपको दिखाई दे रही है, सिटी वाली, जहां पे हमको सर्च करना है, और उसी कलर से यहां पे लिखा हुआ भी है। दूसरी जगह यहां पे यदि आप देखें तो यहां पे दिख नहीं रहा है, लेकिन यहां पे यदि आप देखेंगे तो ये H4 भी जो है ये भी आपको सिलेक्टेड यहां पे समझ में आएगा। ठीक है, आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका है। इधर यदि आप देखेंगे तो क्या होगा, फिर से आप इधर सेलेक्ट कीजिए, देखिए ये इधर सेलेक्टेड दिख रहा है I4, और इधर क्या सेलेक्टेड है, इधर ये सिलेक्ट हो गया है, इधर से राइट में खिसक गया है। क्यों? क्योंकि एक्सेल रिलेशनल होता है। एक्सेल के जो सेल होते हैं वो एक दूसरे से रिलेशनल दूरी पे होते हैं या एक दूसरे से फिक्स दूरी पे होते हैं। तो जब आप एक्सेल जो है वो रिलेटिवली काम करता है, मतलब यदि आप एक कदम राइट में जाओगे तो एक्सेल का फॉर्मूला आपको एक कदम राइट में ले जाएगा। मतलब आप यदि किसी फॉर्मूले को लेफ्ट में लेके जाओगे तो बाकी सारे सिलेक्शंस भी राइट में जाएंगे, लेफ्ट में जाओगे तो बाकी सारे सिलेक्शन भी लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए हमें ये जो आपका रेंज है इसको फ्रीज करना होता है। तो हम इन सबको सेलेक्ट करते हैं और फ्रीज करने का तरीका होता है F4 बटन। तो हम फंक्शन बटन यूज करते हैं F4 बटन, और ये फ्रीज हो जाती है। फ्रीज होने में ये आपको डॉलर का साइन दिखाई देता है, यहां पे B के पहले है, इसका मतलब B को फ्रीज कर दिया है, B से C में नहीं जाएगा, B से A में नहीं जाएगा, और यहां पे 3 को फ्रीज किया है, इसका मतलब 3 से 4 नहीं जाएगा, 3 से 2 नहीं जाएगा। इंटर प्रेस करेंगे और अब की बार यदि मैं इसी फॉर्मूले को यहां से कॉपी करूं या मैं इसको इधर से इधर ड्रैग कर दूं तो अब की बार हमको हमारा रिजल्ट दिखा देगा। ठीक है, वैलिडेशन के लिए आप इसको सम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या टोटल 30 प्रोडक्ट ही बिके हैं। ये टोटल 30 प्रोडक्ट्स बिके हुए हैं, तो मतलब हमारी जो काउंटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद अगली चीज जो आती है वो आती है सम इफ। जिस प्रकार से काउंट इफ फंक्शन क्या करता था, क्या कर रहा है, काउंट इफ फंक्शन